हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं ये जो वीडियो लाया हूं आपके लिए काफी खास वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज 10 फरवरी को जैक बोर्ड का एग्जाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, जिसमें साइंस एंड कॉमर्स वालों का एग्जाम हुआ, राइट। तो उसके जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मैं उसे डील करने जा रहा हूं आपके साथ, उसका पूरा आंसर बताऊंगा। आप लोग कृपया करके मैच करें, और अगर आप आर्ट्स के बच्चे तो वीडियो जरूर देखें कि सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। आप अपने पूरे दोस्तों को शेयर कीजिए और देखिए हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्या था? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस ऑप्शन में से किसे पढ़ा जाता है? जनरल प्राइस लेवल, समान कीमत स्तर, नहीं, ये हमारा मैक्रो में है, समष्टि अर्थशास्त्र में। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी गलत होगा। सप्लाई ऑफ मनी, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आंसर हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। ये ऑप्शन कुछ टिक किया हुआ है, क्योंकि एक बच्चे ने एग्जाम दिया तो उन्होंने एक क्वेश्चन ला करके मुझे दिया है, वो टिक कर दिए हैं। देख लेते हैं उनका भी कितना सही है कितना गलत है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिलेटिव टू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड। मतलब वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर क्या होती है? मतलब जब हम बोलते हैं चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है तो कुछ कटेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर इज मोनोटोनिक, मतलब क्या कंज्यूमर का प्रेफरेंस मोनोटोनिक है? बिल्कुल सही है। इंडिफरेंस कर्व में ये अजम्पशन लिया गया, मान्यता है कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस होता है वो मोनोटोनिक है, मतलब वो ज्यादा की ओर जाता है, ठीक है। दूसरा है जनरली एन इंडिफरेंस कर्व कनकेव टू द ओरिजिन, नहीं, बिल्कुल गलत है ये, है ना। कन्वेक्स होता है, कनकेव नहीं। इन इंडिफरेंस मैप द इंडिफरेंस कर्व लोकेटेड एट हायर डिस्टेंस मेजर रिलेटिवली हाई यूटिलिटी, बिल्कुल। इंडिफरेंस मैप जो होता है उसमें जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व रहेगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो 3 भी सही है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल टू द रेशियो प्राइस, बिल्कुल। इंडिफरेंस कर्व में जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि बजट लाइन को जहां पे टच करें इंडिफरेंस कर्व, मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हमारा इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो 1 नंबर, ठीक है, फिर 3 नंबर और 4 नंबर सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी, 1, 3 एंड 4, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फॉर एन इंफीरियर गुड्स इज, मतलब जो डिमांड कर्व होता है इंफीरियर गुड्स का वो कैसा होता है? तो देखिए जब ये निगेटिव स्लोप होता है ना, क्या होता है? हाइयर इनकम पे लोअर डिमांड, लोअर इनकम पे हाइयर डिमांड होता है, ठीक है। यहाँ चूंकि कुछ बताया नहीं है ना, कि प्राइस के साथ रिलेट करना या इनकम के साथ रिलेट करना है, ठीक है। सीधा सीधी डिमांड कर्व पूछ दिया है कि कैसा इसका स्लोप बनेगा, है ना। तो भाई इसके अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर निगेटिव ही यहाँ पे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कहता है इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड कर्व होगा, है ना, इनकम के साथ रिलेट करना है, ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। कहता है अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो किस प्रकार के डिमांड, मतलब किस प्रकार के गुड्स होते हैं, है ना, जिसका डिमांड घट जाता है, क्लियर। तो देखिए हमारा आंसर लग्जरियस गुड्स नहीं होगा, है ना, इनकम बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ता है, कंफर्टेबल गुड्स का भी बढ़ता है, लाइफ सेविंग गुड्स का भी बढ़ता है। तो गिफेन गुड्स हमारा आंसर होगा। क्या होगा? गिफेन गुड्स। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा किस तरीके से है। गिफेन गुड्स को जनरली हम लोग प्राइस के साथ रिलेट करते हैं, और इंफीरियर गुड्स को हम लोग जनरली किसके साथ रिलेट करते हैं? इनकम के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ दिया है, उल्टा पुल्टा किया थोड़ा सा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आंसर गिफेन गुड्स इसलिए होगा क्योंकि ऑल गिफेन गुड्स आर कंसीडर्ड एज इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स का डेफिनेशन है इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव आइटम्स। जो कॉम्पिटिटिव आइटम्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना, मतलब प्रतियोगी वस्तु भी उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स को, ठीक है। तो कार एंड पेट्रोल तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, पेन एंड इंक भी नहीं होगा, ब्रेड बटर ये सब कॉम्प्लीमेंट है। ब्लैंकेट और क्विल्ट्स जो है ये हमारा क्या होता है, अरे सिंपली कंबल और रजाई बोल रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कंबल नहीं तो रजाई से काम चला लेंगे, रजाई नहीं तो कंबल से। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ, तो अब आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज यू शेप, ठीक है। देखिए जब भी हम लोग कर्व की बात करते हैं, है ना, तो हमारा जो औसत लागत होता है वो यू शेप का होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी हमारा यू शेप का होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा मार्जिनल कॉस्ट आंसर होगा। सीमांत लागत की रेखा यू आकार की होती है। ये एमसी हो गया, ये एसी हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कहता है by what ratio will the production increase? By increasing the factors by 3 times in the production function of increasing return to scale। अगर increasing return to scale है, इसमें 3% फैक्टर्स बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन कितना बढ़ेगा, 3% से ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि जितना साधन को बढ़ाएं उससे ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा मोर देन 3 टाइम्स होगा। ये बच्चा जिसने भी दिया है क्वेश्चन उसने गलत किया, ये डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज हायर देन एवरेज कॉस्ट कर्व देन। देखिए ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है, क्लियर, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना। कहता है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर, जब सीमांत लागत ज्यादा है, ठीक है, औसत लागत से, मतलब वो ये क्षेत्र की बात कर रहा है, इस क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, औसत लागत बढ़ेगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इंक्रीजेस बाय 5%। सप्लाई कितना बढ़ता है, 5% बढ़ता है ना। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज बाय 5%, जब प्राइस में कितना इंक्रीज होता है, 5%, तो सप्लाई ऑफ गुड विल बी। देखिए कह रहा है कि आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो 5% हुआ क्वांटिटी सप्लाई में चेंज, 5% प्राइस, काटेंगे 1 आएगा ना, तो यूनिट इलास्टिक हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, कहता है इफ द यूनिट टैक्स इज लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज इन सप्लाई ऑफ गुडविल, ठीक है। देखिए ये सप्लाई कर्व है मान लीजिए, है ना। कह रहा है कि सरकार टैक्स इंपोज कर दिया, तो टैक्स इंपोज करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में सप्लाई क्या होगा, वो घट जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, द सप्लाई ऑफ गुडविल रिड्यूस, कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हेन द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इज पैरेलल टू प्राइस एक्सिस। देखिए बेसिकली प्राइस लिया था वाई एक्सिस पे, है ना, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे। कहता है जो सप्लाई कर्व है वो प्राइस एक्सिस के पैरेलल है, तो सप्लाई कर्व का क्या मतलब हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है अंडर सेटिरस पेरिबस, मतलब अन्य फैक्टर का कांस्टेंट रहने पर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस हाइक ऑफ फैक्टर्स ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड लाइन, सप्लाई लाइन, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना। कह रहा है कि क्या हुआ, प्राइस हाइक ऑफ फैक्टर्स, मतलब उत्पादन का साधन महंगा हो गया, तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई घट जाएगा। ऐसी स्थिति में प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगा, ठीक है। क्या होगा, प्राइस पी से बढ़ के P1 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है इन द केस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इन द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू। अगर कोई भी मार्केट में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट हो, तो वहां पे प्राइस जो होता है वो डिमांड इक्वल सप्लाई के बराबर होगा। जब डिमांड सप्लाई इक्वल होगा वहीं पे प्राइस डिटरमाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट, है ना। देखिए कंज्यूमर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एजेंट है, प्रोड्यूसर भी माइक्रो, शॉपकीपर भी माइक्रो, बैंक जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट है, वो एक बड़े पैमाने पे काम करता है, लार्ज स्केल पे काम करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बैंक, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय जेएम केन्स, जॉन मैनॉर्ड केन्स ने कौन सा बुक लिखा था? तो भाई द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी लिखा था। कब लिखा था? 1936 में पब्लिश किया था। याद रखिएगा ये सब चीजों को, है ना। यहाँ पे ऑप्शन है वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ ने दिया था। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने दिया था, ठीक है। ये एडम स्मिथ ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने दिया था। क्लियर? 1890 में। कब दिया था? 1890 में। और वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा गया था 1776 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज रिलेटेड टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक्स, है ना। और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो उसको बोलते हैं फ्लो। तो आंसर हमारा होगा सी, ये बी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा स्टॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट कहता है विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का प्राइस को इंक्लूड किस में करते हैं? तो हम लोग ना प्रोडक्ट मेथड में करते हैं, इनकम मेथड में तो फैक्टर्स का इनकम को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग जो खर्च कर रहे हैं उसे शामिल किया जाता है। क्लियर है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं सर एक्सपेंडिचर मेथड में भी फाइनल गुड्स पर ही तो खर्च हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि फाइनल गुड्स पे जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, मतलब जो उसका वैल्यू है वो पूछा है कि फाइनल गुड्स का जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसका जो मूल्य है, ठीक है, उसको हम लोग किस में शामिल करते हैं? तो वो प्रोडक्ट मेथड में शामिल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कौन सा प्रॉब्लम है? लैक ऑफ वैल्यू एक्यूमुलेशन, संचय का अभाव, बिल्कुल। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हाँ ना, ये भी समस्या, दोहरे संयोग का अभाव होता है। प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू मेजरमेंट, वैल्यू मापने में भी समस्याएं होती है। तुम्हारा आंसर ऑल ऑफ दीज यहाँ पे होगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इश्यू ऑफ क्रेडिट, बिल्कुल ये क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट क्रिएशन करता है कमर्शियल बैंक। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, बिल्कुल एक्सेप्ट करता है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट नहीं, ये सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। तो नॉट अ फंक्शन पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, है ना। जब एसएलआर का मतलब होता है जो कॉमर्शियल बैंकों को लिक्विड फॉर्म में जो एसेट्स अपने पास रखना पड़ता है वो एसएलआर, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या, देन लेंडिंग कैपेसिटी क्या होगा, लोन देने की क्षमता क्या होगा, वो घट जाएगी। तो आंसर बी ऑप्शन हमारा सही, ठीक है। कहता है विच डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। देखिए डेली ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, देखिए केन्स का थ्योरी अगर आप ध्यान से आप जानते हो, है ना, तो ट्रांजैक्शन डिमांड के लिए उन्होंने बोला था फंक्शन ऑफ इनकम होता है, ठीक है। इमरजेंसी डिमांड फॉर मनी जो होता है ये भी बेसिकली इनकम पे डिपेंड करेगा। क्रॉस डिमांड भी हमारा आंसर नहीं होगा, स्पेकुलेटिव डिमांड होगा, क्योंकि केन्स ने बोला था कि जब हम लोग स्पेकुलेशन मोटिव से डिमांड मनी का डिमांड करते हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इनवर्सली जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो स्पेकुलेशन मोटिव के लिए डिमांड कम होगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए डिमांड बढ़ता है मनी का, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, कहता है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर्स द स्लोप ऑफ विच फंक्शन। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, है ना। ये कंजम्पशन फंक्शन के स्लोप को डिटरमाइन करता है। ये स्लोप इस प्रकार का बनता है, ये स्लोप को दिखाता कौन है, या ये स्लोप हमारा है, ठीक है। ये कौन दिखाता है? एमपीसी दिखाता है। तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन, ठीक है। मतलब ध्यान रखिएगा कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है वो किसके ढलान की बात करता है? उपभोग फलन, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इज 4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीएस। कहता है मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1/MPS, ठीक है। 1/1 - MPC भी होता है ना। तो कहता है इकोनॉमी 4 है मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 = 1/MPS, है ना। तो MPS बराबर हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25 ना होगा, 0.25। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है, कहता है हाउ डज एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। देखिए सीधी सी बात, अभी मैंने बताया ये एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली हम लोग टू सेक्टर मॉडल अगर जनरली पढ़े तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है ना, जिसमें इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना गया है। कंजम्पशन फंक्शन ये जो हमारा इस प्रकार का बनता है, और कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप इस प्रकार से किसके कारण बनता है, एमपीसी के कारण बनता है, अभी मैंने बताया था ना। तो भाई एग्रीगेट डिमांड में भी देखें तो इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट होता है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है ये हमारा क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन के पैरेलल बनता है ना, क्या बनता है, उसके पैरेलल रहेगा। तो अगर एमपीसी बढ़ेगा, है ना, सिंपल सी बात है, एमपीसी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व बढ़ेगा तो स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व विल इंक्रीज। याद रखिएगा, ठीक है। यहां आंसर मारा हुआ सी, लेकिन ये गलत है, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, नहीं, ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए रेवेन्यू इनकम का मतलब होता है, मतलब राजस्व आय, ऐसे आय को बोलते हैं जो सरकार के लिए किसी प्रकार की जिम्मेवारी मतलब लायबिलिटी नहीं बनाती है और एसेट्स का रिडक्शन भी नहीं करती है। डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसेट्स का रिडक्शन करेगा, ठीक है। एक्सटर्नल डेट लेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास लायबिलिटी बनाएगा। हाउस होल्ड डेट भी, डेट एक प्रकार से लायबिलिटी बनाता है, ठीक है। लोन कर्ज जो है वो लायबिलिटी बनाएगा। यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब सरकारी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, सरकार कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, वहां से डिविडेंड कमाया, लाभ हुआ, ठीक है, तो वो हमारा रेवेन्यू इनकम में होगा, चूंकि इसमें ना तो सरकार के लिए किसी प्रकार का लायबिलिटी बन रहा है, ना तो एसेट्स में कमी हो रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ बजट इज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट मोर देन दैट ऑफ इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम, अगर ऐसा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट बजट, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर कम इनकम ज्यादा तो उसको बोलेंगे सरप्लस बजट, और जब एक्सपेंडिचर इनकम दोनों बराबर तो उसको बोलेंगे बैलेंस बजट। तो हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डेफिसिट बजट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी से हटाया गया है, ठीक है। तो टोबैको नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसमें 28% जो है जीएसटी लगता है, साथ ही साथ 5, अगर टोबैको लीव की बात करें, उसके पत्तों की बात करें तो उसे 5% लगता है। स्टेशनरी भी नहीं होगा, ये भी जीएसटी के अंदर है, ज्वेलरी भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 29 नंबर हमारा है, कहता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अ लमसम टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम इन द इकोनॉमी। देखिए ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, तो भाई लमसम टैक्स लगाया जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इनकम लेवल पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देयर विल डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अब है 30 एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया इज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में कैसे आता है, फॉरेनर कोई गिफ्ट दे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से फॉरेनर इन्वेस्ट करे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में तो वो उससे, तो हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन होगा, सही है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एमसीक्यू, है ना। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दे रहा हूं, ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं, उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। 31 नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है जब हम लोग अपने फैक्टर्स का, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो किन कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मींस दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड बढ़ता है उसका, ठीक है। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो फंक्शनल रिलेशन है किसके बीच में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट के बीच में से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना, और आउटपुट, मतलब ये सब चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। कहता है if there is an increase in 8% of the price of the article, the supply of that commodity increases by 10%, मतलब 10% सप्लाई बढ़ा, कब, जब 8% प्राइस बढ़ा तब क्या होगा, इसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो मतलब कमोडिटी क्या होगा, 1.2 बचा तो 8 2 16 2
1.25 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है राइट डाउन एनी 4 क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं? व्हाट इज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, है ना, व्हाट इज द प्राइस लेवल, ठीक है। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। हाउ एन इकोनॉमी ग्रोज, है ना, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया ऑफ कंसर्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। कहता है मनी एक्ट एज द यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल ये कोई भी प्रोडक्ट का, है ना, यूनिट को अकाउंट करता है, कितना वैल्यू उसके बारे में वो डिस्कस करता है, ठीक है। कहता है डिफाइन फिनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट होता है ऐसा मार्केट, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मनी का मतलब लेन देन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए सरप्लस पैसा है, ठीक है, ए के पास पैसा है, बी को जरूरत है, ठीक है। तो ये इंटरमीडियरी होता है फिनेंशियल मार्केट में, इसके थ्रू ए पैसा जमा यहाँ रखता है, ये बी उससे लोन लेता है, मतलब कह सकते हैं सरप्लस वैल्यू को जहां हम रखते हैं, जहां से जिसको जरूरत है वो लोन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन द फ्लोटिंग एक्सचेंज, इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज बोलते हैं, है ना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लोटिंग, दोनों एक ही को बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। लचीला विनिमय दर बोलिए, तैरती हुई विनिमय दर, मतलब जिसमें एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता हो। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन बी जो है ना, इसमें क्या है, व्हाई द डिमांड कर्व इज निगेटिवली स्लोप, मतलब डिमांड कर्व ऐसे होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन होने के कारण, और वो इनवर्स रिलेशन क्यों होता है वो सारा बताना पड़ेगा। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना, ये सब रीजन से क्या होता है डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये सब क्वेश्चन एक बार जरूर अपने बुक में या जो भी नोट्स बना के रखे होंगे उसमें देख लीजिएगा आर्ट्स वाले बच्चे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 15 फरवरी को है ना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवरेज कॉस्ट। देखिए एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट, है ना, टीसी बाय टी क्यू, है ना। और कहता है हाउ इट इज रिलेटेड टू एमसी, ये मार्जिनल कॉस्ट के साथ कैसे रिलेटेड है, तो भाई ये होता है एवरेज कॉस्ट, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट, है ना। तो जैसे जैसे एमसी गिरेगा एसी भी शुरुआत में गिरता है इनिशियली, जहां एसी मिनिमम होगा वहां एमसी उसको काटेगा, है ना, फिर जब एसी बढ़ेगा तो एमसी भी बढ़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम विद द डायग्राम। कहता है डिक्रीज इन डिमांड, देखो ये हमारा डिमांड सप्लाई का कर्व है ना, ये डिमांड ये सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कहता है डिमांड कर्व घट गया, मतलब डिमांड घट गया तो सप्लाई मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस घट जाएगा। इंक्रीज इन सप्लाई, ये डिमांड सप्लाई है, जब सप्लाई बढ़ता है ना तो इक्विलिब्रियम प्राइस घट जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई एट सेम रेट, तो प्राइस अनचेंज रहेगा, प्राइस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 42 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम। देखिए राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, तो कहा जाता है एक वित्तीय वर्ष में एक देश में जो भी साधन आय है, ठीक है, जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी अर्जित घरेलू आय है, ठीक है, जो भी अर्जित साधन आय है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। कहते हैं नेशनल इनकम, हाउ इज नेशनल इनकम कैलकुलेटेड फ्रॉम जीडीपी। अगर हमारे पास जीडीपी दिया हुआ है, जीडीपी मीन जीडीपी एमपी दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा बनता है क्या, एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, है ना। फिर एनडीपी एमपी में अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें हम लोग, एनआईटी माइनस कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो बनता है एनडीपी एफसी। क्या बनता है, एनडीपी एफसी। और जब एनडीपी एफसी में हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं एनएफआईए, है ना, तो वो बन जाता है हमारा एनएनपी एफसी, और एनएनपी एफसी को ही राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। देखिए मनी सप्लाई मेजर करने के 4 तरीके, M1 M2 M3 M4, है ना। M1 का मतलब C प्लस DD प्लस OD, मतलब करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। M2 हमारा जो होता है वो होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, है ना। M3 होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, मतलब फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, राइट। और M4 होता है M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हमारा 4 मनी सप्लाई है ना। नेक्स्ट कहता है
एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार बजट क्यों पेश करता है? सरकार का बजट पेश करने के पीछे का मकसद होता है देश में ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट करें, है ना, जो आय वगैरह जो असमानता जो है उस आय की असमानता को घटाया जाए, है ना, प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे। क्लियर, यही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है, कहता है इफ द कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ 25 प्लस 0.6y, है ना, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए यहाँ पे 0.6y का मतलब क्या है, ये एमपीसी को बताता है। किसको बताता है? एमपीसी। तो मल्टीप्लायर जो है वो होता है 1/1 माइनस एमपीसी, एक फॉर्मूला होता है ना। तो 1/1 माइनस 0.6 क्या होगा? 1/0.4, मतलब कितना हो गया? 10/4, डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा? 2.5। 2.5 हो गया हमारा मल्टीप्लायर। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। गजब, ये सवाल आप लोग के सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, और पूछा है, बहुत अच्छी बात है, मैं बता दे रहा हूं, जान लीजिए। वैसे देखिए जनरली क्या होता है, कहा गया है जब कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ेगा, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्लियर। बट एक थ्योरी ये भी आया कि अगर हम सेविंग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, और कैपिटल मतलब पूंजी का संचय होगा, पूंजी का संचय होगा तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये तो पूरा तरह से अपोजिट हो गया ना। अरे कंजम्पशन बढ़ाएंगे मतलब सेविंग कम करेंगे। ये थ्योरी क्या कहता है कि सेविंग जब बढ़ाएंगे तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यही होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसी को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए सब लॉन्ग आंसर टाइप है, ये लोग खुद से आप लोग कर लीजिए, है ना। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म, इतना दिया हुआ है। देखो ये भी क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहता है, एक्सप्लेन दैट रिटर्न टू स्केल। देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा 12th में जेक में बहुत बच्चे ध्यान देते नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैंने प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ ये, है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को बताता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बताता है, और अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई कर्व। ये आप खुद से करिए सब चीजें, है ना। ये सब लॉन्ग आंसर टाइप में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, है ना। आप लोग जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को मैं दिखा भी दिया हूं, है ना। आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, है ना। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। क्लियर। तो जिनका एग्जाम आज हुआ है तो कृपया करके आप लोग कमेंट करके बता दें, है ना, कि कैसा रहा आपका ये एग्जाम। ठीक है, तो आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।